दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टाइगर रोर्स और उसकी स्टोरी चल रही है द मैन हेटर ऑफ तलाई नोवू। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब केनेथ एंडरसन उस तेंदुए की तलाश में जंगल में घूम रहे थे जो कि मैन हेटर था, मैन ईटर नहीं था। यानी वो इंसान से बदला लेता था, इंसान की बॉडी को टुकड़े टुकड़े चीर फाड़ देता था, लेकिन उसे खाता नहीं था। अब जंगल में जब ये जा रहे थे, इन्हें बार बार कभी कोई पत्ती हिलती हुई नजर आती थी, कभी घास, और इनको लग रहा था कि इनके दिमाग का फितूर है, लेपर्ड नहीं है। अब क्योंकि केनेथ एंडरसन जरूरत से ज्यादा अलर्ट थे, इसलिए उन्हें लग रहा था कि हर जगह वो फीमेल लेपर्ड है जो कि मैन हेटर है। अब इनको लगने लगा कि वो तो लगता है मीलों दूर है, और जो एंडरसन अभी तक जरूरत से ज्यादा अलर्ट थे, अब वो थोड़े से लापरवाह हो गए। अब इनको लगने लगा कि परिस्थितियां उतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है जितनी कि उन अवैध शिकारियों ने बताई थी कि जैसे ही किनारे पैर रखो, वो पैंथर एक शिकारी को उठा के ले जाता है। मैं इतनी देर से जंगल में घूम रहा हूं, अभी तक तो मेरे पास वो आया नहीं। अब एंडरसन चलते चलते पहाड़ी की चोटी पे पहुंच गए। अब उसके बाद दूसरी तरफ उतरना शुरू हो गए। अब फिर से इनको आहट आई, लेकिन इस बार आहट आई टहनी के टूटने की, और इसका मतलब ये था हाथी। अब एंडरसन रुके और सोचने लगे कि ये अकेला हाथी है या कि झुंड के साथ। अगर तो ये अकेला हाथी है तो बहुत बड़ा खतरा है, मैं इसके पास जाऊं कि ना जाऊं। अब अगर ये झुंड हुआ और अगर झुंड ने मुझे देख लिया तो पक्का वो थोड़ा बहुत चिंगाड़ के अपना रास्ता बदल लेंगे। लेकिन अगर ये टस्कर हुआ या सिंगल मेल हुआ तो ये रास्ता नहीं बदलेगा, मुझे बदल देगा। लेकिन मजबूरी ये थी कि जिस गेम ट्रेल यानी जानवरों के जाने वाले रास्ते पर केनेथ एंडरसन चल रहे थे, ये उसी दिशा में जा रहा था जहां से हाथी के होने की संभावना थी। अब अगर ये रास्ता बदल देते तो आसमान से गिरे खजूर पर अटके फिर कहां जाएं, और रास्ता बदलेंगे तो घनी झाड़ियां आएंगी, कहीं बांस की झाड़ियां होंगी, कहीं दूसरी झाड़ियां होंगी, कहीं मिल सकता है कोई दूसरा पैंथर जो कि गुस्सा हो जाएगा सडन एनकाउंटर पर, और हो सकता है कहीं मिल जाए गुस्से वाला हाथी। अब हवा जो है पीछे की तरफ से आ रही थी, और जो बांस का झुरमुट है उसके आसपास कोई आहट नहीं हो रही थी। अब ये थोड़ी देर और इंतजार करते रहे, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आई। इसका मतलब था कि हाथी या फिर हाथियों को मेरी प्रेजेंस के बारे में मालूम चल चुका है, उन्होंने मुझे सूंघ लिया है। या तो वो वहां से चले गए हैं, और या फिर वो अकेला हाथी इंतजार कर रहा है मेरे आने का। लेकिन ये गए नहीं है। अगर ये हाथी गए होते तो मैं इनको सुन लेता। भले ही ये इतने भारी भरकम जानवर बिना आवाज किए चल सकते हैं, लेकिन कितनी भी आवाज ना करें, हल्की सी तो आवाज हो ही जाती है। तो एंडरसन समझ गए कि यह हाथी मेरा इंतजार कर रहा है, और इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। उन्होंने 10 मिनट इंतजार किया, ये सोच के कि क्या पता शायद हाथी अपना रास्ता बदल ले, अपना विचार बदल ले कि लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, शांति के साथ जीना ही ठीक है। और याद रखिए, शांति किसी हथनी का नाम नहीं था। लेकिन जो एंडरसन सोच रहे थे, शायद वही सोच हाथी की भी थी कि थोड़ा इंतजार कर लेता हूं, फिर तो ये मेरे पास आएगा ही। अब एंडरसन का धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, चलो आगे बढ़ता हूं, जो भी होगा देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो इस दैत्य को निपटा दूंगा। हालांकि यह डिसीजन एंडरसन का गलत था। अब एंडरसन ने सोचा कि अगर मैं आवाज करता हुआ चलूंगा, बोल्ड बन के चलूंगा, तो क्या पता हाथी डर के भाग जाए। तो उन्होंने सीटी बजाते हुए जोर जोर से आवाज करते हुए चलना शुरू कर दिया। नतीजा फौरन सामने आ गया, हाथी ने इनके ऊपर चार्ज कर दिया। अब हाथी बड़ी जोर से चिंघाड़ा, जैसे कि हाथी चिंघाड़ते हैं किसी पर हमला करते वक्त। वो इतनी जोर से इसलिए चिंघाड़ते हैं कि एक तो वो अपना हौसला बढ़ाना चाहते हैं,
और अपने दुश्मन का हौसला गिराना चाहते हैं। वो बांस की झाड़ियों से जोर से चिंगाड़ते हुए सामने आया। अब बांस की हरी हरी झाड़ियों से एंडरसन साफ देख पा रहे थे, एक हाथी निकल के आ रहा है। उसकी सूंड मुड़ी हुई है, दांत सामने को है और गुस्से से चिंगाड़ रहा है। अब जल्दी से हेंडरसन ने सोचा कि उन्हें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि इस इलाके में कोई दुष्ट हाथी यानी रोग एलिफेंट है, और बिना रोग एलिफेंट हुए हाथी को मारने की परमिशन थी नहीं। तो उन्होंने सोचा, अगर मैं इसे मारूंगा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी सरकार की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर मैं भागूंगा तो भाग के कोई फायदा नहीं है, थोड़ी ही देर में यह हाथी मुझे पकड़ लेगा। अगर मैं इसके घुटने में गोली मारूंगा तो ये मुझ पर चार्ज तो नहीं कर पाएगा, लेकिन यह इंसानियत के खिलाफ होगा, इसे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और धीरे धीरे आखिर ये हाथी मर ही जाएगा। अब एंडरसन ने अपना पुराना तरीका अपनाया, हाथी के सिर के 1 फीट ऊपर से गोली दाग दी ताकि गोली की आवाज से हाथी डर जाए। और इन्होंने मन में विचार बना लिया था कि अगर ऐसा करने से ये हाथी नहीं रुका तो फिर मेरे सामने कोई चारा नहीं होगा, अगली गोली हाथी के ऊपर ही दागनी होगी, क्योंकि अगर मुझे जिंदा रहना है तो इस हाथी को मरना होगा। अब जब इन्होंने हाथी के सर के ऊपर से गोली मारी तो इस बात ने काम कर दिया। अचानक से अपने चारों पैर ब्रेक की तरह से हाथी ने लगाए, वहां धूल उड़ी, पत्ते उड़े, हाथी रुकने लगा। इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए केनेथ एंडरसन 3-4 कदम आगे बढ़े और दूसरी गोली भी दाग दी हवा में। अब वो दैत्य, वो हाथी अचानक से पीछे मुड़ा। अब उसका गुस्सा काफूर हो चुका था, अब उसकी चिंगाड़ में डर था और वो डर से भाग रहा था। हाथी के मन में विचार था कि मैं तो सोच रहा था ये ताऊ जी है, लेकिन ये तो हमारे बाऊजी हैं। हाथी जब चार्ज करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बना के पूंछ को टेढ़ा करते हैं। तो जो हाथी ऐसी पूंछ लेके आ रहा था, अब उसने कुत्ते की तरह से दुम दबा रखी थी। अब हाथी भागता जा रहा था, उसके भागने की आवाज धीमी पड़ रही थी और अपनी सांसें बराबर करने के लिए केनेथ एंडरसन एक पत्थर पे बैठ गए। अब एंडरसन को इस बात का संतोष था कि उन्होंने हाथी को गोली नहीं मारी और हाथी को भगा दिया, लेकिन इन्हें अपने ऊपर इस बात का गुस्सा भी था कि बिना मतलब में ये बहादुरी दिखाने आगे बढ़ गए थे। कायदे से इन्हें और इंतजार करना चाहिए था। अब इन 2 गोलियों की आवाज ने पूरे जंगल को गुंजा दिया था। एंडरसन अब समझ चुके थे कि अब इस बात की उम्मीद बिल्कुल खत्म है कि वो पैंथर मेरे सामने आएगी, वो जहां भी होगी बड़ी सावधान हो गई होगी, छिप गई होगी। लेकिन इन्होंने टाइम तय किया था कि शाम के 5 बजे कैंप वापस आना है। अब एंडरसन सोचने लगे कि पहले से जाके कैंप में बैठ जाऊं या फिर इस गेम ट्रेल पर घूमता रहूं। तो एंडरसन ने सोचा कि बार बार विचार क्या चेंज करना, चलो इस गेम ट्रेल पे ही चलता रहता हूं, क्योंकि अब अगले 10 मिनट तक तो उस लेपर्ड के हमले की संभावना थी नहीं। अब एंडरसन समझ चुके थे कि चाहे वो हाथी हो, चाहे वो पैंथर हो, चाहे वो भालू हो, इस बंदूक की आवाज से डर गए होंगे। तो जल्दी से जल्दी इतनी ही देर में जो बांस की घनी झाड़ियां हैं उन्हें क्रॉस कर लिया जाए। और उन्होंने ऐसा ही किया और उसके बाद वो आ गए कावेरी नदी के किनारे पर। अब यहाँ का वेजिटेशन चेंज हो चुका था। यहाँ बबूल के पेड़ थे, घास थी, छोटे छोटे इमली के पेड़ थे, और जो गेम ट्रेल था वो इस घास के अंदर जाके खो गया, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा हिरण के पैरों के निशान थे, क्योंकि हिरण तो आते ही है घास पर। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो ट्रेल जिसे वो फॉलो करके आ रहे हैं वो कौन सा है। यानी कि ट्रेल्स की भूल भुलैया बन चुकी थी। अब जगह जगह पे ड्रॉपिंग्स पड़ी थी। जो बड़ी ड्रॉपिंग्स थी वो सांबर डियर की थी, जो छोटी थी वो स्पॉटेड डियर की थी। पेड़ों के नीचे बहुत सारे फल पड़े थे और उन फल को खाने के लिए बंदर भी थे, चमगादड़ भी थे, जिन्हें इंडिया में लोग फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। और बहुत छोटी छोटी ड्रॉपिंग का समूह जहां पड़ा था वो था काकड़ का, यानी मुंजैक डियर, यानी कि बार्किंग डियर। अब जो बार्किंग डियर होता है भेड़ के आकार का होता है,
ब्राउनिश रेड कलर का होता है और जो मेल होते हैं उसके दो छोटे छोटे सींग होते हैं। इन्हें पेड़ के गिरे हुए फल बहुत पसंद होते हैं और इनके जो स्टैग होते हैं, मेल बार्किंग डियर, उनकी आदत होती है कि अपनी ड्रॉपिंग करने खास जगह पे आते हैं। और ये बात शिकारी जानवरों को भी मालूम होती है, शिकारी इंसानों को भी मालूम होती है। अब जब शिकारी इंसान ऐसी जगह देख लेते हैं जहां बार्किंग डियर का गोबर बहुत सारा पड़ा होता है, वो जान जाते हैं कि यहीं पर आके ये गोबर करता है। वो इंतजार करते हैं उस मुंजैक डियर के आने का। और ये बात कार्निवोरस जानवर को भी मालूम होती है। तो एंडरसन ने सोचा कि जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं वो भी तो एक कार्निवोरस जानवर है। जहां इतनी सारी घास है, पानी है, फल है, जानवर है, यानी कि एक तरह से पार्कलैंड है, वहां पर हो नहीं सकता। अब एंडरसन थोड़ी दूर तक चले, तभी उन्हें चिड़िया की जैसी आवाज आने लगी। ध्यान से सुना तो जंगली कुत्ते यानी कि ढोल की आवाज थी। वो किसी शिकार का पीछा कर रहे थे और जब जंगली कुत्ते शिकार का पीछा करते हैं तो वो सीटी जैसी आवाज निकालते हैं और वो आवाज उसी डायरेक्शन में आ रही थी जहां पर खड़े थे केनेथ एंडरसन। अब जल्दी से एंडरसन एक इमली के पेड़ के तने के पीछे आ गए। अब भारतीय जंगल के ये जंगली कुत्ते सबसे खतरनाक शिकारी माने जाते हैं। ये झुंड में पीछा करते हैं, योजना बना के पीछा करते हैं और अगर इन्होंने किसी डियर को देख लिया तो उसका भविष्य निश्चित हो जाता है, यानी कि मौत निश्चित हो जाती है। अब ये जंगली कुत्ते कुछ ऐसी योजना बना के चलते हैं कि इनका एक ग्रुप शिकार का पीछा करता है और शिकार का पीछा करते वक्त ये चिड़िया की तरह से आवाज निकालते हैं। दो छोटे छोटे ग्रुप तेजी से शिकार के आगे निकल जाते हैं, लेफ्ट से और राइट से आगे जाके छिप जाते हैं। अचानक से शिकार पर हमला करते हैं। या तो ये शिकार को गिरा देते हैं, अगर शिकार को गिरा नहीं पाते तो परेशान कर देते हैं और उतनी देर में वो मेन ग्रुप जो पीछे से पीछा कर रहा था वो आ जाता है और उसके बाद ये शिकार को जिंदा ही फाड़ना शुरू कर देते हैं। एंडरसन बोलते हैं, मैंने एक बार मादा सांभर को देखा था कि वो भाग रही थी, उसकी आंतें पीछे पीछे लटक रही थी, आंखें भी बाहर आ चुकी थी और दो तीन जंगली कुत्ते अपने दांतों के साथ उसके बदन पे लटके हुए थे। तभी इन्हें सींगों की आवाज सुनाई दी और झाड़ियों में से एक स्टैग यानी कि मेल हिरण जिसके की सींग थे निकल के आया। आंखें चौड़ी थी, मुंह से झाग निकल रहा था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था, तेजी से दौड़ के निकल गया। उधर सांबर निकला और उसके पीछे आई जोरदार दहाड़ और उसके ऊपर गिरा एक धारीदार जानवर। वो कोई और नहीं था, वो थे ताऊजी, यानी कि टाइगर, यानी कि बाघ। टाइगर घात लगा के बैठा था सांबर पर। तभी उसे जंगली कुत्तों की आवाज आ गई थी और वो समझ गया था कि ये निकम्मे नालायक मेरा खेल बिगाड़ देंगे, इसलिए फौरन हमला करना ठीक रहेगा। जनरली टाइगर जंगली कुत्तों से डरते हैं, उनकी बहादुरी से भी डरते हैं, लेकिन ये टाइगर उस डियर के काफी नजदीक था। इसे समझ में नहीं आया क्या करे, शिकार छोड़े कि करे, और उसमें उसने डिसीजन लिया शिकार को मारना ही ठीक है। अब इन जंगली कुत्तों की वजह से ही इस टाइगर को मेरी आहट नहीं सुनाई दी। हालांकि वो सुन अच्छे से सकता है, लेकिन जब मैंने जंगली कुत्तों की आवाज सुनी उसके काफी देर पहले टाइगर उन कुत्तों की आवाज सुन चुका था और उसने अपना पूरा ध्यान कुत्तों की आवाज की तरफ लगाया हुआ था। इसलिए मैंने जो थोड़ी बहुत आहट की होगी वो टाइगर को सुनाई नहीं दी। अब टाइगर का 250 किलो का वजन जब सांबर की पीठ पर गिरा तो सांबर नीचे को झुक गया, भागने की कोशिश कर रहा था। टाइगर उस पर सवार था। दोनों एंडरसन की नजरों से ओझल हो गए। टाइगर कुत्तों को देख के इसलिए सांभर पे कूद गया था, वो कहना चाहता था, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तभी एंडरसन को हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी, यानी कि टाइगर ने सांभर की बैकबोन तोड़ दी थी। सांभर नीचे गिर चुका था, वहां से धूल उड़ रही थी और तभी उस सीन पर आगमन हुआ जंगली कुत्तों का। अब जैसे ही जंगली कुत्ते वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि यहां तो पहले से ही शिकार किया हुआ है,
और टाइगर सोच रहा था, इन्होंने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। अब उन कुत्तों ने टाइगर को उसके शिकार के साथ घेर लिया। एंडरसन ने गिने, वो 9 कुत्ते थे। अब जो जंगली कुत्ते सीटी जैसी आवाज निकाल रहे थे, अब इन्होंने लंबी लंबी आवाजें निकालना शुरू कर दी थी। ये आवाजें केनेथ एंडरसन पहले भी सुन चुके थे अपने चमाला वैली के एनकाउंटर के दौरान, जब जंगली कुत्तों ने एक टाइगर को टुकड़ों में फाड़ के रख दिया था। इस लंबी आवाज का मतलब था कि और लोग भेजो, और सहायता भेजो। और ये आवाज जहां तक भी जा रही थी, वहां जहां भी जंगली कुत्ते होंगे, वो चल पड़े होंगे इस तरफ, या कह सकते हैं दौड़ पड़े होंगे, क्योंकि यह जंगल का कानून है, उन कुत्तों का कानून है, और इसका अनादर कोई भी नहीं कर सकता। टाइगर अपने पैरों पे उछल रहा था, बार बार इनको डराने की भी कोशिश कर रहा था, और वो ये देखने की भी कोशिश कर रहा था कि दुश्मन है कितने। अब टाइगर जब दहाड़ रहा था तो अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से दहाड़ रहा था। उसकी पूंछ भी इधर उधर हिल रही थी, जो कि बता रही थी कि टाइगर नर्वस है, डरा हुआ है, गुस्से में है। कुत्ते अपने पैर उछाल उछाल के गोल गोल चक्कर काट रहे थे। वो पूरी तरह से अलर्ट भी थे, आवाज भी निकाल रहे थे, यानी मदद की गुहार लगा रहे थे। अब वो टाइगर की दहाड़ और इन 9 कुत्तों की पुकार ने जंगल में क्रांति ला दी थी। पूरा जंगल दहल उठा था। अब टाइगर समझ चुका था कि वो जितनी देर करेगा उतनी मुश्किल में फंस जाएगा, क्योंकि और भी कुत्ते आने वाले हैं। तो टाइगर ने 2 कुत्तों पर हमला किया। वो जल्दी से साइड में हट गए। दूसरे कुत्ते पीछे से हमला करने के लिए आ गए। फिर टाइगर बाएं घूमा, दाएं घूमा, कभी इस पे झपटा, कभी उस पे झपटा। कुत्ते पीछे हट जा रहे थे, फुर्ती दिखा रहे थे, लेकिन एक कुत्ता धीमा पड़ गया। अब जब टाइगर ने अपना पंजा घुमाया था, तो उस कुत्ते का पिछला पैर उस पंजे की रेंज में आ गया। वो कुत्ता हवा में उछला, उसका वो पैर चिथड़े हो चुका था। तब तक में दूसरे कुत्ते टाइगर की तरफ बढ़े कि जहां मौका मिले वहां काटे, लेकिन टाइगर फिर घूमा। फिर यहाँ के कुत्ते भागे, पीछे वाले फिर कोशिश करने आए कि कहीं तो काट सके। अब जो पीछे से आए थे, टाइगर अचानक तेजी से घूमा, और जो पीछे से कुत्ते आए थे वो भाग नहीं पाए। उनमें से 2 कुत्तों का वही भविष्य हुआ जो पहले वाले कुत्ते का भूत हुआ था। एक कुत्ते ने फिर दुस्साहस दिखाया, लेकिन टाइगर फिर जल्दी से घूम गया और अपने दांत गड़ा दिए उसकी बॉडी में। अब दोनों तरफ के कुत्ते टाइगर के ऊपर कूद गए। एक तरह से उन्होंने टाइगर को कवर कर लिया। टाइगर बार बार दहाड़ रहा था, लेकिन अब दहाड़ में डर था। लेकिन टाइगर ने अपने आप को उनसे छुड़ा लिया। अब वहां पर केवल 6 कुत्ते थे, उनमें से भी कई घायल थे, लेकिन टाइगर के शरीर से भी जगह जगह से खून आ रहा था। अब टाइगर जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। कुत्ते थे कि पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, और टाइगर शायद इस बात से डरा हुआ था कि यह लड़ाई क्या लंबी चलने वाली है। टाइगर यह सोच रहा था, कब तक चलेगी ये लड़ाई, ये कुत्ते तो निपटा देंगे मेरे भाई। अब बाकी जंगली कुत्तों की भी आवाजें आनी शुरू हो गई थी, एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से। और यह था री यानी कि सेना की दूसरी मंडली आ गई थी। टाइगर ने भी वो आवाजें सुन ली थी। वो भी समझ चुका था कि यहां से पतली गली से निकलने में ही भलाई है। उसने अपनी पूंछ उठाई, एक तरफ को दौड़ा, और वो घायल कुत्ते उसके पीछे दौड़े। अब जल्दी ही दूसरे कुत्ते आने शुरू हो गए। एक तरफ से 3 कुत्ते आए, एक तरफ से 2 कुत्ते आए। जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो ना तो वहां पर टाइगर था, ना वहां दूसरे कुत्ते थे, खून था। लेकिन उन्होंने वहां 3 कुत्तों की लाशें देखी, उनको सूंघा, उनका गुस्सा और बढ़ गया। फिर उन्होंने खून के निशान देखे और उस तरफ ही वो बढ़ चले। अब एक बड़ी मंडली आ गई जिसमें करीब 12 कुत्ते थे। उन्होंने भी वैसे ही सूंघा, और वो भी उसी डायरेक्शन में बढ़ चले जहां थे खून के निशान। अब लग रहा था कि टाइगर का भविष्य भी निश्चित हो चुका है। ये कुत्ते जो करीब 24 हो चुके हैं, ये टाइगर का पीछा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जब तक ये उसके टुकड़े नहीं कर देंगे। अब उनके दौड़ने की आवाज बंद हो चुकी थी। अब ये इमली के पेड़ के पीछे से बाहर आए और उन 3 कुत्तों तक गए जो कि मरे हुए पड़े थे। और जो सांबर डियर मरा पड़ा था, उसे जरा सा भी खाया नहीं गया था। एंडरसन को मालूम था कि जब ये कुत्ते टाइगर को मार देंगे और टाइगर को खा लेंगे, उसके बाद ये लौटेंगे और इस सांबर को भी खाएंगे।
अब जब एंडरसन कैंप में वापस लौटे तो टाइनी आ चुका था। थोड़ी ही देर में मरवन भी आ गया। डोनाल्ड को आने में थोड़ी देर लग गई। बाकी टाइनी और मरवन का कोई मुकाबला या कोई भी आमना सामना हुआ नहीं था पैंथर से। लेकिन डोनाल्ड को पैंथर के पैरों के निशान भी मिले थे, एक गुफा भी मिली थी, इसीलिए उसे देरी हो गई थी। अब डोनाल्ड ने उस गुफा के अंदर पत्थर भी फेंके थे कि पैंथर बाहर निकलेगा और ये उसे गोली मार देंगे। लेकिन उससे निकली एक मादा भालू और उसकी पीठ पर सवार थे उसके दो कब्ज। बहुत गुस्से में थी और अगर उसने डोनाल्ड को देख लिया होता तो अपने बचाव में डोनाल्ड को उसे गोली मारनी पड़ती। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी, या फिर शायद उस भालू की किस्मत अच्छी थी कि उसने डोनाल्ड को देखा नहीं। वो अपने रास्ते चली गई और जब भालू नजरों से ओझल हो गई तो डोनाल्ड भी वहां से चल पड़े, क्योंकि इन्हें मालूम था कोई भी ऐसा पैंथर नहीं होगा जो कि भालू के साथ अपनी गुफा शेयर करेगा। और बड़े ही आश्चर्य की बात थी कि इनमें से किसी ने भी उन बंदूक के दो शॉट्स की आवाज नहीं सुनी थी जो इन्होंने हाथी पर किए थे। और जब इन्होंने जंगली कुत्तों और टाइगर की कहानी सुनाई तो सबने बड़े ध्यान से और मजे के साथ सुनी। अब ये सब लोग लग गए लकड़ियां इकट्ठा करने में कैंप फायर के लिए, क्योंकि पूरी रात आग जलानी थी। जल्दी खाना खाया, सुट्टा मारा, फिर बातचीत की। अब बातचीत करते करते सबको नींद आने लगी, तो ये तय किया गया कि पहले 2 घंटे थंगा वेलू पहरा देगा, क्योंकि सबको मालूम था उसके बाद वो सो जाएगा। उसके बाद टाइनी, फिर मरवन, फिर डोनाल्ड, फिर मैं। मरवन ने बहुत कोशिश की कि वो टाइनी के साथ अपनी ड्यूटी चेंज कर ले, लेकिन टाइनी बहुत चालाक था। अब जब एंडरसन सोए तो एक टाइगर जोर जोर से दहाड़ रहा था उस डायरेक्शन से जहां इनका एनकाउंटर जंगली कुत्तों और टाइगर से हुआ था। जब एंडरसन को मालूम चला तो ये समझ गए कि उस टाइगर का मेट है जो अपने साथी की तलाश कर रहा है, क्योंकि उस टाइगर के बचने की संभावना ना के बराबर थी। अब जब थंगा वेलू ने मरवन से कहा कि साहब उठो, आपकी ड्यूटी है, तो मरवन उठने को राजी नहीं था। दोनों में बहस होने लगी। एंडरसन की नींद खुल गई। इन्होंने कहा, ठंडा पानी फेंको इसके ऊपर। थंगा वेलू बोला, साहब मैं तो नौकर हूं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत गलत हो जाएगा। अब एंडरसन ने ठंडा पानी फेंक के मरवन को जगाया। मरवन गुस्से से उठा, बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी थी। लेकिन उसने बदला लिया। जब मेरे उठने की बारी आई तो मरवन ने भी मेरे ऊपर ठंडा पानी ही डाला। मरवन ऐसी ही हरकतें करता है। जब मरवन की ड्यूटी थी तो उसने बताया कि थोड़ी दूरी से लेपर्ड की सॉइंग आवाज आ रही थी, यानी वो जो लकड़ी काटने जैसी जो आवाज आती है वो आवाज आ रही थी। और उसके बाद इनके पास से ही एक बर्ड उड़ी जो कि शायद जंगल फाउल की तरह से थी, और वो बहुत जोर से आवाज करती हुई उड़ी। इसका मतलब उसके पास कोई जानवर आ गया था। अब एंडरसन समझ चुके थे कि ये मामला काफी संगीन है, ध्यान देने योग्य है, क्योंकि एक जंगली मुर्गी या मुर्गा क्यों उड़ेगा उस जगह से जहां वो रात को अपने आप को सिक्योर महसूस करके बैठा है। बिना किसी खतरे के तो उड़ेगा नहीं। दोस्तों, जंगली मुर्गों की हैबिट होती है ये रात को किसी पेड़ पर बैठ जाते हैं, नीचे पेड़ पर, और इनको रात को दिखाई नहीं देता। तो ये रात को उड़ते नहीं हैं जब तक कि कोई बहुत बड़ा खतरा ना हो। अब ये खतरा कोई अजगर भी हो सकता है, कोई जंगल कैट या सिवेट भी हो सकती है, और यह हो सकता है पैंथर। अब एंडरसन जितना ज्यादा इस बारे में सोच रहे थे उतना उनको लग रहा था कि उनका शिकार उनके नजदीक आ रहा है। अब शायद पैंथर ने हम लोगों को शिकार बनाने का सोच लिया था कि किसी ना किसी को तो लेके जाऊंगा। अब एंडरसन ने उस जल रही आग में और लकड़ी लगाई ताकि आग तेजी से जले, देर तक जले। और उसके बाद इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की। एक मुट्ठी के पेड़ से अपनी पीठ टिका के बैठ गए ताकि पीछे से सिक्योर हो जाए, सामने नजर आए, और ये मुट्ठी का पेड़ पानी के एकदम नजदीक था। अब एंडरसन पीछे से अपने आप को सिक्योर फील कर रहे थे। सामने पूरा जंगल दिख रहा था और उस जंगल के पहले दिख रहे थे इनको अपने साथी। अब उसके बाद रात के 2 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ। अब जो नदी की कल कल करती हुई आवाज थी उसकी वजह से जंगल की दूसरी आवाजें जो कि हल्की आवाजें थी
इनको सुनाई नहीं दे रही थी। तभी एक मछली ने छपाक करके आवाज निकाली, यानी कि उसने पानी के अंदर छलांग लगाई थी। उसके बाद और बड़े छपाक की आवाज आई। ये लगता है मछली नहीं थी, मछली के ताऊजी थे, यानी कि मगरमच्छ, जो उस मछली के फिराक में थे। नदी के दूसरे किनारे से एक नाइट हेरोन ने दर्द भरी चीख निकाली और उन्होंने मुड़ के देखा तो इनको एक आकृति नजर आई। ये एक जाइंट हॉर्न उल्लू था, जो कि न सिर्फ पक्षियों को, छोटे जानवरों को भी अपना शिकार बनाता है, जैसे कि खरहा या खरगोश। तभी इनको एक हल्की सी हिस्स की आवाज सुनाई दी। ये बड़े ध्यान से सुनने लगे, क्योंकि पानी की भी आवाज थी, दूसरी भी आवाज थी, और जब तक कि ये इस आवाज को पूरी तरह से पहचान पाते, ये समझ गए थे कि ये किसकी आवाज है। ये आवाज थी उस पैंथरेस की, जो कि मैन हिटर थी, और वो झाड़ियों में छिपी हुई थी, जहां पर डॉन यानी कि डोनाल्ड एंडरसन का बेटा सोया हुआ था, और वो अपने अंदर साहस जुटा रही थी छलांग मारने के लिए और हमला करने के लिए। अगले किसी भी पल हमला हो सकता था उस मैन हेटर तेंदुए का। अब एंडरसन उसे देख नहीं पा रहे थे। इनको लगा अगर मैं टॉर्च जला दूंगा तो उसे मेरी पोजीशन मालूम चल जाएगी। तो एंडरसन ने डिसाइड किया कि टॉर्च नहीं जलाता, इंतजार करता हूं। लेकिन उस पैंथरेस ने इंतजार नहीं किया। उसने हल्की हल्की आवाजें निकालनी शुरू कर दी, गुर्राने की, जैसा कि पैंथर अटैक करते वक्त करते हैं, और एक छलांग में वो झाड़ी के बाहर आ गई। अब अगली ही छलांग पे वो किसी न किसी सोते हुए आदमी के ऊपर होगी। एंडरसन इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे। उनकी राइफल भी तैयार थी, एक उंगली ट्रिगर पर थी और एक उंगली टॉर्च के बटन पर। अब एंडरसन ने टॉर्च की रोशनी जला दी। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चाकू की तरह चीरती हुई गई। चमकने लगी उसकी दो आंखें, और वो पैंथरेस अचानक से चौंक गई कि ये क्या हुआ। एंडरसन अपनी राइफल का ट्रिगर दबाने ही वाले थे कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ, और उसके फौरन बाद एक और धमाका। एंडरसन का बेटा डोनाल्ड एंडरसन चिल्लाया कि पिताजी, मैं आपसे जीत गया। वो लेटा हुआ था और लेटे लेटे ही उसने पैंथरेस पे गोली मार दी थी। अब जो बाकी के लोग सो रहे थे, इन धमाकों से जो उनका रिएक्शन था वो बड़ा कॉमेडी वाला था। थंगा वैली उठा और चिल्लाया जोर से। टाइनी उठ के बैठ गया और बोलता है मदर डियर, और मरवन जमीन पर रो और मरवन जमीन पर रोल करने लगा, ऐसे दिखा रहा था जैसे गोली उसी को लग गई हो। अब जब सारे लोग उठे और उन्होंने उस पड़ी हुई पैंथरेस को देखा, जो अभी भी जिंदा थी, अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, और एंडरसन की टॉर्च की रोशनी में उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती नजर आ रही थी, और धीरे धीरे अंत हो गया उस पैंथरेस के जीवन का। अब जब उस पैंथरेस की जांच की गई तो बहुत ही सुंदर और फीमेल के हिसाब से बड़ी ही शक्तिशाली पैंथरेस थी। एंडरसन का दिल दुख से भर गया। जब से उन्होंने उस पैंथरेस की कहानी सुनी थी, वो उसको मारना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर एंडरसन ने अपने आप को समझाया कि देखो, जो होना था वो तो होना ही था। और उसके बाद उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया डॉन को। वो जितना समझदार और जितना अच्छा शिकारी था, एंडरसन उतना समझते नहीं थे। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये कहानी ऐसी पैंथरेस की, जो कि मैन ईटर नहीं, मैन हेटर थी, और ये नफरत इंसान के लिए इंसान ने ही पैदा की थी उसके दिल में। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।